गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए चैप्टर में। आपके इस छोटे से प्यारे से चैनल में हम यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है साइंस का। इस मन लगा के पढ़िएगा। अभी आप लोग नए नए क्लास में आए होंगे, क्लास 9th में आए होंगे, आप बिल्कुल इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल इंजॉय होगी लाइफ। लेकिन अभी आप उन सबको भूल जाइए, इंजॉय करते करते हमें पढ़ना है। बिल्कुल खेल कुश्ती मस्ती करते हुए पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। और हाँ, ये एक ही वीडियो में आप इस चैप्टर से फुर्सत, बस और कुछ नहीं देखना है आपको। बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं से ना कर लीजिएगा, चाहे यहीं से कर लीजिएगा। इतनी सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, कोई भी देख लीजिएगा, आराम से रिवीजन हो जाएगा आपका। या चाहे इसको फिर से देख लीजिए। हाँ, नोट्स बनाने की बिल्कुल उसमें वो नहीं है, बिल्कुल झंझट नहीं है। जो क्लास में सर अगर कुछ बता दे तो वो टिक कर लेना, बाकी वही सब इम्पोर्टेंट है। और कुछ ज़्यादा नोट्स मत बनाइएगा। आपकी सर टीचर वगैरह नोट्स बनवाते हैं, कॉपी वॉपी चेक करने का भी आप कर लेना, नोट्स बना लेना अपने हाथों से, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना। चलो, आज हम चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइजेस। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमें बहुत डिफरेंट साइज के मतलब बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें दिखती हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, अलग तरह का होते हैं, उनका आकार अलग होता है, उनका टेक्सचर मतलब छूने में अलग होते हैं वो टेक्सचर, सब कुछ अलग। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब जो भी इस संसार में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ भी जो भी बना है वो मैटर का बना है। वो मतलब एक मटेरियल का बना है, जिस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, पत्थर, बादल, तारे, ग्रह और जानवर, और छोटा सा पानी का बूंद भी, और छोटी सी धूल का कण, ये सब मैटर से बने हैं। सब कुछ ये मैटर, एवरीथिंग इज ए मैटर, सब कुछ मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं वो सब ऑक्यूपाई स्पेस लेती हैं, जगह चाहिए पड़ती है उन्हें, जगह चाहिए, और उनके पास खुद का मास होता है। और दूसरे शब्दों में ये दोनों मास और वॉल्यूम जिसे कहते हैं, मास और वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के समय हम इंसानों ने समझने की कोशिश की थी अपने चारों ओर को। इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, मतलब 5 अवस्था के अनुसार उनको डिफाइन किया था एलिमेंट्स। वो है द पंच तत्व, पंच तत्व के नाम से है, पंच तत्व के नाम से डिफाइन किया था। जैसे वो है एयर, मतलब वायु, धरती, अग्नि, आकाश, जल, ये सब पंच तत्व हैं कहलाते हैं। पहले ज़माने में ये समझा था हम लोगों ने, इसको डिफाइन किया था एक तरह से। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, उनके अनुसार हर चीज़ लिविंग, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, ये सब कुछ बना था 5 बेसिक तत्व से। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक के जो फिलोसफर्स थे, हैड अराइव एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्लासिफिकेशन दिया था मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो आज के नए साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन कर दिया, वो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। उन्होंने 2 नेचर पर डिवाइड कर दिया मैटर को, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पर उनकी, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल वही जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। केमिकल वो केमिकल डाल रहे हैं, रासायनिक नेचर, और फिजिकल मतलब हार्ड चीज़ें, मतलब वो हो रही हैं चीज़ें उसको, मतलब कोई भी चीज़ हम पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज़ फिजिकल। फिजिकल अपेयरेंस।
इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैटर बेस्ड ऑन दिस हम लोग पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और केमिकल एस्पेक्ट्स विल बी टेकन, और केमिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो आगे के चैप्टर में देखा जाएगा, आगे के लगातार चैप्टर में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हेडिंग हो गई, इसकी सब हेडिंग हो गई। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ना है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये देखना है कि पार्टिकल्स में जो मैटर है वो पार्टिकल का बना है। बहुत समय से दो स्कूल हुए, वो दोनों मानते थे कि दोनों अलग अलग तरीके से नेचर को समझते थे, दोनों के अलग अलग विचार थे मैटर को लेकर, उनका बर्ताव में, मैटर के बर्ताव में, नेचर में। एक स्कूल रहा, एक स्कूल मानता था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, मतलब ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का, कह सकते बांस की तरह एक। वेयर एज, और जबकि दूसरा स्कूल हमेशा मानता रहा, सोचता रहा कि मैटर जो बना हुआ है वो पार्टिकल है, पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे जैसे धूल होती है ना, कंकड़ कंकड़ से बना रहता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट? वो कंटिन्यूस है, सीधा सीधा है, कि पार्टिकल है? तो हम देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है ये मैटर। हमें 100 ml बीकर लेना है, ले लिया, उसको बीकर को आधा भर देना है पानी से, है, एंड और उसका वाटर का लेवल मार्क कर देना है। डिजॉल्व सम, उसमें शुगर, शक्कर और नमक डाल के उसे घोलना है गिलास की रॉड से, या कुछ भी ले सकते हैं। और ध्यान से देखना है कि क्या उसमें बदलाव हो रहा है। ध्यान से देखो क्या हुआ होगा, फिर आप उसको सोचो, क्या वो गायब हो गया होगा? डज इट डिसअपियर, डज द, क्या वो गायब हुआ होगा, या फिर उसके पानी का लेवल घटा या बढ़ा होगा? इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें ये इस चीज़ का आंसर देने के लिए इस आइडिया को समझना होगा, मतलब इस आइडिया की हमें ज़रूरत है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि मैटर पार्टिकल से बना है। वाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। ये है चीज़, देखो दिखाया कि वाटर है 500 ml, इसमें थोड़ा नमक डाला, ये साल्ट है, और इसको फिर हमने शक्कर भी डाल, मतलब नमक डाला, फिर उसको अच्छे से घोला, तो लेवल उतना ही रहा, लेकिन ये पूरा उसमें अच्छे से घुल गया। देखो, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट, पार्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके स्पेसेस, जो पानी भरा है उसमें भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जगह बना लेता है, तो उसी में ये फंस जाते हैं, उसी में घुल जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल। हमें 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट लेना है। हम पोटेशियम पर मैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल ले लेने हैं, एंड डिजॉल्व करना है इसको 100 ml ऑफ वाटर में। हाँ, ये सब वो दिया गया है, SI यूनिट्स दी गई हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था, 6-7 तक। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लेना है, एंड उसको वापस मिलाना है दूसरे 90 ml पानी में, और उसमें से भी 10 ml पानी निकालना है, फिर उसको दूसरे 90 ml में मिलाना है। ऐसा में करना है, एक से निकालना है 10 ml और दूसरे में मिलाना 5 से 8 बार, और फिर देखना है कि क्या पानी अभी भी कलरफुल है। जैसे देखो 100 ml लिया, उसमें ये पानी था, फिर इसमें क्या किया, दो तीन क्रिस्टल इसमें डाल दिया पानी में, तो ये देखो इसका कलर पिंकिश हो गया थोड़ा सा। फिर इसमें से 10 ml पानी निकाला, फिर इसमें डाल दिया, ये साफ वाटर था, इसमें देखो 10 ml पानी डाला तो ये इस तरह कलर का हो गया। फिर इसमें से निकाल के 10 ml पानी इसमें मिलाया, फिर ये देखो इसका कलर भी वैसा ही हो गया, ये साफ पानी था। फिर हमें इसमें से 10 ml पानी निकाल लेना है, और यहाँ पे साफ पानी में रखा हुआ
उस 10 ml को मिला देना, तो ये भी घुल गया। तो ये दिखाना है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हेन विथ एवरी डाइल्यूट तो द कलर बिकम्स लाइट, मतलब कलर लाइट विजिबल हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कितना छोटा होगा, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पूरे पानी में घुले। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब कुछ ही पोटेशियम परमैंगनेट के कंकड़ से क्या हुआ, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कम से कम 1 लीटर, मतलब 1000 लीटर तक का पानी वो क्या कहते हैं डाइल्यूट कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल। तो हम ये कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं एक क्रिस्टल में। बहुत टिनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं एक क्रिस्टल में, बहुत मिलियंस millions of tiny particles in just one crystal potassium permanganate, which keep of dividing themselves into smaller and smaller particles। वो छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं होते जाते होते जाते और घुलते जाते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। और हम 2 ml Dettol भी ले लें, उसे भी पानी में डालेंगे तो वैसे ही करते जाएंगे तो ऐसे ही चीज़ होगी, उसकी स्मेल आती रहेगी, ऐसा कुछ होता रहेगा। जी जी, ये लिखा है ना, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डायल्यूशन। वो बार बार उसे मिलाएंगे तो ऐसे ही हमें उसकी स्मेल आएगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटे हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर, वो हमारी इमेजिनेशन सोच से भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमें पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स को समझना है, मैटर करेक्टरिस्टिक्स समझना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं हैव स्पेस बिटवीन them, उनके बीच में स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 वी सा दैट particles of sugar and salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water, मतलब बराबरी से घुल गए थे पूरे पानी में। पोटेशियम परमैंगनेट और डिटॉल और साल्ट, ये शुगर, ये सब बराबरी बराबरी से घुल गए थे। सिमिलरली वैसे ही व्हेन वी मेक अ चाय, हम जब बनाते हैं कॉफ़ी और लेमनेड नींबू पानी जब भी बनाते हैं तो ऐसा ही तब होता है, सब बराबर से घुल जाता है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो है ना पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप, एक टाइप का पार्टिकल ऑफ मैटर वो बीच में जगह बना लेता है, दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जगह बना लेता है और वहीं सेटल हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये बताता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अच्छी खासी जगह है, तो जिसमें वो लोग आराम से बन जाते हैं, बैठ जाते हैं वहीं पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी कि पार्टिकल्स के मतलब कंटिन्यूस मूविंग है कि नहीं है। देखो हमें ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी और ये पढ़ना है। फिर इसके बाद चलो ये देखते हैं, हम देख रहे थे कि पार्टिकल्स की मूविंग कंटिन्यूस है कि नहीं। पुट एन देखो एक्टिविटी 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, मतलब एक महकती बढ़िया वो नहीं है अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं, उसको क्या करना है, हमें क्लास की किसी कॉर्नर में जला देना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज इट, मतलब आपको कितने, आप किसी एक कोने में लगाया, जैसे क्लास का गेट आपका एक इस कोने में है और आप इधर लगाया है अगरबत्ती, तो इधर इधर गेट है, इधर आपने अगरबत्ती लगाई, तो आपने यहाँ अगरबत्ती लगाई तो इसकी स्मेल पूरे में ऐसे ऐसे फैल जाएगी पूरी क्लास में, तो आप कहीं भी खड़े हो जाइए पूरी क्लास में महक आ जाएगी आपको उस अगरबत्ती की। ये है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। उसको रिकॉर्ड करना, देखना, आप समझना, ये तो आपकी होती होगी, जैसे मम्मी जलाते होंगे, पूजा करते होंगे, अब तो आप एक दूसरे दूसरे आप किचन दूसरे कमरे में होंगे तो आपके पूजा कर रहे होंगे तो वहाँ की खुशबू आपके पास आ जाती है अगरबत्ती की। ये चीज़। एक्टिविटी 1.4,
हमें 2 ग्लास लेने हैं, फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरे हुए, ठीक है, ले लिया। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, और उसमें ब्लू कलर की इंक और रेड कलर की इंक दोनों में एक एक करके डालना है, और ध्यान से देखना है कि क्या होता है। एंड और क्या कहता है, along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। ये हमें ब्लो को ध्यान से देखना है कि क्या होता है। लीव देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस, मतलब उसे घोलना नहीं, कुछ नहीं करना है, कैसे, अब उसे ध्यान से देखना है क्या होता है, क्या होता है व्हाट डू यू इमीडिएटली, मतलब हाल क्या होता है, जैसे एक बूंद डालने के बाद तुरंत क्या होता है फिर ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, और हनी शहद डालने से क्या होता है तुरंत है। और हाउ मेनी आवर्स और डेज इट टेक टू कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट, और जैसे इंक डाली थी आपने जिस भी बीकर में, और तो उसको पूरे ग्लास में घुलने के लिए कितना टाइम लगा पूरे पानी में इंक को, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ध्यान देखना है। तो ये देखेंगे आप कि तुरंत ही पूरे में सब मिल जाता है, तुरंत ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 मिनट तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 7 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, तो इतने में आपको तुरंत घुल जाएगा। ये चीज़ है कि मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि कंटिन्यू है, पार्टिकल्स कंटिन्यू है, मूव कर रहे हैं। अब 1.5 एक्टिविटी देखते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है किसमें, ग्लास ऑफ हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी में डालना है। और एक और दूसरा रहेगा ठंडा पानी, मतलब कॉपर सल्फेट को गर्म पानी में डालना है और पोटेशियम परमैंगनेट को ठंडे पानी में डालना है। फिर देखना है क्या है। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अब उसे घोलना नहीं है, हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, मतलब क्रिस्टल को बैठ जाने देना नीचे। डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, मतलब कि ग्लास के जैसे जस्ट अबव द सॉलिड क्यूट, मतलब क्या उसमें हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान से देखना जब आप डालेंगे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये चीज़ का आपको ध्यान देखना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल, मतलब सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर ग्लास में क्या हो रहा है, ये देखना। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, मतलब धीरे धीरे समय बीत रहा है तो क्या होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और उसमें व्हाट क्या बताना चाहता है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बारे में। वो डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, कि मतलब गर्म पानी में जल्दी घुलता है, ठंडे पानी में जल्दी घुलता है, कैसे, ऐसा क्यों और कैसे, ये समझना है। फ्रॉम ऑफ 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, अब देखना है इस चीज़ को अच्छी तरह से यहाँ बताया गया है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स की जो मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दैट इज द प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं ये लोग। एज द टेम्परेचर राइजेस, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे गर्म पानी में डाला था हमने वो कॉपर सल्फेट, तो ये देखना कि वो जल्दी जल्दी घुलता है, क्योंकि क्या होता है, काइने गर्म पानी में क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, गर्म पानी जैसे जैसे तुरंत तुरंत हिलता रहता है पानी, अब अंदर देखने में उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं, जैसे ये बीकर था और इसका ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, तो ये बहुत ज़्यादा हिलते हैं, ये इधर ऐसे 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 हिलते रहते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हिलते रहते हैं, ये चीज़ होती है। आए समझ में, सही से, धन्यवाद आपका। तो ये चीज़ क्यों होती है, जब वो हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, तो इस वजह से हम्म, और ज़्यादा जल्दी मिक्स होता है, काइनेटिक एनर्जी से हिलते हैं तो वो एक तरह से डाइल्यूट करता है, ये चीज़ है। यही चीज़ तो होती है, जैसे हम ज़्यादा काइनेटिक जब हीट होती है तो वो वाइब, मतलब हिलते डुलते हैं पार्टिकल्स आपस में, तो इस वजह से वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में यही तो होता है।
So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particles also increases. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जिससे घुलने की स्पीड बढ़ जाती है। ये तीनों ध्यान रखिएगा। In the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own। मतलब हमने अभी देखा ऊपर कि थ्री एक्टिविटीज में कि मतलब पार्टिकल्स अपने आप ही घुल जाते हैं विद ईच अदर, आपस में घुल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ये ऐसा कर पाते हैं इसलिए कि उनके इनको आप बीच में पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स बीच में जगह मिल जाती है घुलने के लिए। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। जो ये देखिए इम्पोर्टेंट वर्ड है कि मतलब जो भी पार्टिकल्स क्या होते हैं कि इंटरमिक्स कर जाते हैं दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर में और अपने आप ही, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वो हमको ये भी पता चल रहा है कि डिफ्यूजन जो होता है ये जल्दी होने लगता है, फास्टर हो जाता है जब हम वो हीट करते हैं, हीट देते हैं तो डिफ्यूजन जल्दी होता है। अब ये देखिए अगला टॉपिक आ गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स जो मैटर हैं वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर को। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। इस गेम को फील्ड में खेलना है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 लोग ये आपस में खड़े हो गए, ये हम दिखाते हैं आपको, समझाते हैं। मेक 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप बनाने हैं फ्रॉम ह्यूमन चेन मतलब लोगों को। एज सजेस्टेड फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक। पीछे से पकड़े रहें, जैसे कॉर में हाथ डाले रहेंगे एक दूसरे के। हैं होल्ड ईच अदर, एक दूसरे के आपस में पकड़े रहेंगे। बैक लॉक आर्म्स लाइक इंडू मुस्मी डांसर। इंडू मुस्मी डांसर की तरह क्या कहते हैं, आर्म्स को लॉक कर लेना है, जैसे एक के ऊपर एक हाथ रख जाता है ना। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड फ्रॉम ए ह्यूमन चेन। और दूसरा ग्रुप हाथ से अपना ऐसा ग्रुप बनाएगा, जैसे अभी लॉक हो रहे थे हैंड, एक दूसरे के कमर पे जाएंगे तो ऐसे ऐसे। तो अब क्या करना है, अब हाथ से हाथ पकड़ना है दूसरे ग्रुप को। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स मतलब यहाँ से दो हाँ उंगलियों से टच करते हुए, दो उंगलियों से तो हम ऐसे और फिर यहीं से ऐसे टच करते हुए एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे, तीसरा ग्रुप रहेगा। और जब जो चौथा ग्रुप रहेगा स्टूडेंट का शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन। और जो चौथा ग्रुप रहेगा स्टूडेंट का, ये दौड़ेंगे पूरे चारों तरफ दौड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ह्यूमन चेन्स टूटे एक एक करके इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। और ये चाहेंगे कि चाहे छोटे छोटे ग्रुप्स में ये टूट जाएंगे। विच ग्रुप वाज ईजीएस्ट टू ब्रेक बाय। और सबसे आसानी से कौन सा ग्रुप टूट जाएगा, तो हम देखेंगे जो उंगलियों से जो टच किए थे वो ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा। एक वो हो जाएगा उस ईजीएस्ट वे, ये सबसे आसानी से टूट जाएगा। और दूसरा जो हाथ पकड़े थे वो थोड़ा और जल्दी टूटेगा, मतलब उसे थोड़ा दम लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो सबसे हार्ड टूटेगा, जो कमर में हाथ लॉक थे, वो ज़्यादा मुश्किल से टूटेगा। ये चीज़ बताया। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अपने चारों ओर देखना है। वाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, और हमें उसके स्टेट्स को भी देखना है। अपने आसपास ऑब्जर्व करो कौन सा मैटर है अराउंड अपने आसपास। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। सॉलिड लिक्विड एंड गैस के स्टेट में हमें अपने चारों ओर मैटर दिखते हैं, सही बात है। These states of matter arises due to the variation in the characteristics of the particles of matter। ऐसा इसलिए होता है कि कोई सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में हमें इसलिए दिखाई देता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये अलग अलग होती हैं। इस वजह से हमें ये अलग अलग, कोई सॉलिड में, कोई लिक्विड में, कोई गैस में दिखाई देता है। नाउ लेट अस स्टडी
अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम उन्हीं तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है द सॉलिड स्टेट। अब ये हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। हमें पेन ले लेना है, एक किताब ले लेनी है, एक कील ले लेनी है और लकड़ी की छड़ी ले लेना है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। हमें क्या करना है, उन सबका एक नोटबुक पे उसको उनका स्केच शेप बनाना है। जैसे ये रख दी, अब उसी के जैसे ये नीचे लग दी, अब इसके बगल बगल पेन चला देना, ठीक है। डू ऑल दीज हैव डिफिनाइट शेप। क्या इनका एकदम स्ट्रिक्ट शेप है, मतलब ये सारे सॉलिड हैं तो इनका एक ही जैसा शेप लगेगा कि नहीं, सबके अलग अलग फिक्स्ड शेप नहीं है। और क्या इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है? नहीं, सब लोग अलग अलग जगह, नीडल छोटी जगह में, बुक बड़ी जगह में और वुडन स्टिक ज़्यादा बड़ी जगह में ऐसे रखेंगे। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। मतलब इसको हथौड़े से ठोके जाए तब क्या होगा इन सभी को, और इसे खींचा जाए तब क्या होगा, और इसे छोड़ दिया जाए, नीचे गिरा दिया जाए तो क्या चीज़ होगा। ये चीज़ है बताई गई है। कील को गिराएंगे, अगर पैर पे गिराएंगे तो लग जाएगी, हथौड़े को कीले में मारेंगे तो किसी अंदर जगह बनाने की कोशिश करेगी दीवार में, और पेन पे मारेंगे तो वो टूट सकता है, बुक में मारेंगे तो वो थोड़ा रजिस्ट कर पाएगा, लेकिन उससे भी बुक खराब होने के चांसेस हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। ये आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल फिक जगह है, नहीं हो सकते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज तो वो होता ना कि अपने आप इंटरमिक्स हो रहा है, गुल नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई चीज़ होती ना, सब कुछ लिक्विड ही होता अपने इधर, हर चीज़ आपस में मिलती रहती। तो ये चीज़ नहीं है, सॉलिड में ऐसा नहीं होता, डिफ्यूजन नहीं होता। ये ध्यान रखना है। हमेशा पूछ लेगा कि कैन सॉलिड डू डिफ्यूजन, तो आपको बताना नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सॉलिड कैसे कर सकते हैं डिफ्यूजन। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब उसको फोर्स अपने दम से उसे डिफ्यूजन कराने की कोशिश करें, नहीं होगा। लेकिन आर यू एबल टू कंप्रेस? नहीं। ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल थे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डिफाइंड शेप। उनके पास एक उचित शेप है, मतलब एक निर्धारित शेप है उनके पास, जैसा बनाया गया वो वैसे ही है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है उनके पास, मतलब अलग अलग तरह का, मतलब शेप है उनका, अलग अलग तरह का उनका मान है, बाउंड्रीज अलग अलग तरह की हैं सबकी, और उनका एक निर्धारित वॉल्यूम है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और इनको बिल्कुल दबाया ही नहीं जा सकता है, बिल्कुल ना के बराबर इनको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब कंप्रेस करना मतलब दबाना, तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते इनको बहुत आसानी से, इतनी आसानी से, मतलब वो हो ही नहीं सकती है कंप्रेस। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स के बाद ये टेंडेंसी है कि वो अपना शेप बनाए रख सकते हैं। सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, मतलब आउटसाइड से फोर्स ना मिले तो वो अपना शेप बना सकते हैं। जब पैन के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए तो अपना वो शेप ही तोड़ देगा, तो ये चीज़ है। तो अपना अगर नहीं चढ़ेगी, अपना रखा रहेगा एक जगह और अच्छे से यूज करो तो वो अपने शेप में बना रहेगा। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट। मतलब सॉलिड को तोड़ा जा सकता है लेकिन ये बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। टू चेंज देयर शेप, उनको शेप को बदलना कठिन है। सो दे आर रिजिड, ये नेचर में रिजिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड। रबर बैंड क्या है? उसकी रबर बैंड वही गैसेट की तरह होते हैं, उसे तानो किसी भी शेप में लाया जा सकता है, कैसे भी मोड़ा जा सकता है, कितना भी ताना जा सकता है। ये स्ट्रेचेबल होता है। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? यस। इज इट सॉलिड? ये सॉलिड है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग इसमें क्या है, इसकी एबिलिटी है, इसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन इसका जो शेप है, मतलब जो सर्किल टाइप का मतलब है, वो सॉलिड ही एक तरह का ये चीज़ है। लेकिन उसके क्या स्ट्रेचेबल है, उसका हम साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये चीज़ है। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट। शुगर और साल्ट के क्या है? वैन कीप इन डिफरेंट जार, मतलब अलग अलग जार्स में रखे हैं। दे आर टेक द शेप ऑफ द जार। ये जार का शेप लेते हैं। हाँ, ये जार का शेप ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और तब आर दे सॉलिड है? यस, ये सॉलिड है। फिर इनकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स, हम किसी चीज़ डालेंगे तो उसी चीज़ का वो ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। व्हाट अबाउट स्पंज।
स्पंज जानते हो ना, वो एक आती है रबड़ वाली बॉल आती है, जैसे एंजाइटी में डॉक्टर्स रेफर करते हैं कि इस बॉल को दबाओ, एंगर में भी देते हैं कि इस बॉल को दबाओ। इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस, वो सॉलिड है फिर भी इसे कंप्रेस, उसकी कंप्रेस प्रॉपर्टी है भाई। ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर ए फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप। और मतलब इससे रबर बैंड है जो गैसेट है, वो अपना शेप बदल सकता है जब उस पर बाहर मतलब फोर्स लगाई जाए, ताकत लगाई जाए, तो अपना शेप बदल सकता है, लेकिन वो रिगेन्स वापस अपने शेप में आ जाता है। वैन क्या किया जाता है, वैन अपना उस दूसरा शेप लगेगा तब आ जाता है। अब यहाँ हाँ, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जब फोर्स हटा दिया जाता है तो अपने शेप में आ जाएगा। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अब ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा रबर बैंड। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स, मतलब साल्ट का इंडिविजुअल एक साल्ट का दाना, मतलब शक्कर का एक दाना और नमक का एक दाना, ये अपने फिक्स रहेगा, मतलब बिल्कुल छोटे साइज में रहेगा, ये अपने इसका साइज फिक्स रहेगा। वेदर इट टेक इट इन अवर हैंड, मतलब चाहे हम इसे हाथ में ले, चाहे उसे प्लेट में, कहीं भी जार में कहीं भी रखें, वो अपने ही शेप में रहेगा। उसका एक दाना, शक्कर का दाना एक और नमक का दाना। स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, स्पंज में छोटे छोटे होल होते हैं, तो हम दबाते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है, तो छोड़ते हैं तो फिर एयर उसमें ट्रैप हो जाती है, लिखा ना एयर इज ट्रैप, व्हेन यू प्रेस इट एयर इज एक्सपेल्ड आउट, ये चीज़ है। वी आर एबल टू कंपेयर, इसलिए हम उसे कंपेयर। द लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट्स को समझना है उनको। कलेक्ट द, देखो ये एक्टिविटी बता देता हूँ क्या क्या करना है, उसको नीचे समझाया लिखा जाता है, तो दो बार समझने में वो हो गए, टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का इस वजह से। कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर हमें ले लेना है, कुकिंग ऑयल ले लेना है, मिल्क ले लेना है, जूस ले लेना है और एक कोल्ड ड्रिंक ले लेनी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, मतलब हर सब का कंटेनर अलग अलग शेप का है। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, सब पे 50 ml का मार्क लगा दो। यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी से, सबको अलग अलग जार में, लेबोरेटरी से आप मदद ले सकते हो इस सब चीज़ की, लैब में करने वाला एक्सपेरिमेंट है ये। What will happen if these liquids are split on the floor, मतलब फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा, है तो ये चीज़ देखना है हमें वहीं लैब में करके, मतलब छोटी सी जगह पे डाल के। मेजर 50 ml ऑफ टिनी वन लिक्विड, हाँ किसी एक को 50 ml नाप लेना है और इसको दूसरे कंटेनर में डालना है एक एक करके सबको। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम सेम रहता है सबका, ये देखना। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, क्या उनका जो लिक्विड का शेप रहता है वो सेम रहता है, ये भी देखने वाली नहीं रहता है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली, क्या वो आसानी से दूसरे कंटेनर, जैसे एक कंटेनर में है, इस कंटेनर में से इस कंटेनर में उठा के डाले तो आसानी से चला जाता है, हाँ आसानी से चला जाता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, हमने ये देखा कि लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उनके पास वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, ये उनकी खासियत है। वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंजेस शेप, लिक्विड क्या कहते हैं, बहते हैं और ये शेप बदल लेते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, हम उसको फ्लूइड कह सकते हैं। क्योंकि लिक्विड्स क्या होता है, चेंज शेप कर लेते हैं लेकिन ये आसानी से फ्लो कर जाते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इतने कठोर नहीं होते हैं, और होते हैं बट कैन बी कॉल्ड, और इनको हम फुल फ्लूइड भी कह सकते हैं। रिजिड नहीं होते हैं, मतलब कठोर नहीं होते हैं लिक्विड, लेकिन हम इसको फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड भाई, लिक्विड फ्लूइड एक तरह का, उनका हम फ्लूइड कह सकते हैं एक तरह से। जो भी लिक्विड चीज़ें हैं ये कठोर नहीं होते हैं लेकिन हम उनको फ्लूइड कह सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 वेयर वी सा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब हमने ऊपर देखा है कि मतलब सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हमने लिए थे ऊपर,
पोटेशियम परमैंगनेट मतलब बहुत सारे। और तो ये देखते हैं कि ये सॉलिड्स में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं और घुल भी जाते हैं पानी में। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैसेस हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी ये उतने ही ज़रूरी हैं, अपने लिए भी ज़रूरी हैं और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं दोनों गैसेस। आल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सभी क्रिएचर्स को, लिविंग जो जीव हैं, सबको ज़रूरत है कि वो सर्वाइवल के लिए सांस लें। एक्वाटिक एनिमल्स वो सांस लेते हैं पानी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। मतलब ये तीनों चीज़ें डिफ्यूज हो सकती हैं किसमें? ओनली लिक्विड्स में। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ये डिफ्यूज हो सकती हैं लिक्विड में। ये ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब लिक्विड्स ज़्यादा जल्दी लिक्विड्स में डिफ्यूज होंगे कंपेरेटिवली किसके? सॉलिड के। This is due to the fact that in the liquid state, this due to the fact that in the liquid state, मतलब कि ये liquid state में होने के कारण इसलिए होता है। Particles move freely and greater space between each other as compared particles in the solid state। मतलब ये क्या होता है, लिक्विड जो हम लिक्विड जो भी चीज़ डालेंगे और उसके अंदर फ्री पार्टिकल्स होंगे, ये ज़्यादा जल्दी इसके अंदर जगह बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी फ्री एटम्स है। ये कहेगा किसको, ये भी खिसक जाएगा, ये भी कहे किसको, ये तो आपस में ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। ये सॉलिड्स क्या होगा, ये जैसे ये हो गया, अब यहाँ से सॉलिड्स आया, इसके अंदर तो फ्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये ऐसे कहेगा थोड़ा सा खिसकने, यहाँ थोड़ा सा इस साइड होके इधर निकल जाओ, तो वो नहीं निकलेगा, वहीं फंसा रहेगा। तो वो धीरे धीरे बड़ी देर लड़ाई होगी तो धीरे धीरे होगा, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन घुल जाएगा, पूरा डिफ्यूजन रहता है। तो यही चीज़ होती है। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है? लिक्विड जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज होते हैं लिक्विड्स में। द गैस इस स्टेट, ये लास्ट स्टेट है, गैसेस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बलून celeb filling a large amount of balloons from a single cylinder of gas? क्या आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है कि मतलब जो बलून बेचता है वो लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कुछ ज़्यादा ही बलून्स को भर देता है गैस से, वो भी एक ही सिलेंडर से, सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी balloons इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे पता करो कि मतलब एक सिलेंडर से वो कितने बलून फुला सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेक्टर। उससे ये भी पूछो कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो ये देखो इसको समझ। टेक 300 ml सिरिंजेस, 100 ml के सिरिंज लेने हैं एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्ड्स। जैसे देखो यहाँ देखेंगे, ये सिरिंज है, ये है, और ये रबर क्रॉप, हमें 100 ml की गैस भीतर ले लेनी है और फिर यहीं रोक देना है। ये पिस्टन है, ये रबर क्रॉक से इसे बंद कर देना है, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, और हमें पिस्टन रिमूव कर देनी है। पिस्टन रिमूव करेंगे तो ये लिक्विड, ठीक है, हम आगे पढ़ो। हाँ, फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस से पिस्टन हटा देना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच, और एक सिरिंज ऐसी रखनी है कि उसको छुआ ही ना हो, तो बाकी सभी सिरिंजेस के पिस्टन हटा देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड पीस ऑफ चाक इन द थर्ड, वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चाक इन द थर्ड। हमें क्या करना है कि एक को ऐसे अनटच रख देना है और दूसरी वाली में पानी भर देना है, पिस्टन निकाल के हैं, और तीसरी वाली में चाक भर देना है। इनसाइड द पिस्टन्स बैक, अब वापस से पिस्टन लगाना है, पानी यहाँ से भर दिया, वापस से पिस्टन लगाना है
सिरिंज में यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग, मतलब वैसलीन लगा दोगे तो और आसानी से पिस्टन जल्दी लग जाएगा, क्योंकि खोल दोगे तो फिर लगता नहीं है ना कठिन तरीके से, ये बीच में ये रबड़ डिस्टर्ब करती है, अगर यहाँ पे तुम वैसलीन यूज कर दोगे तो वो आराम से लग जाएगी। Insert the piston back into the spring. You may apply some Vaseline on the pistons. Pistons पे सब वैसलीन लगा दो तो आसानी से स्मूथ मूवमेंट हो जाएगा। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब सभी पिस्टन्स को दबाना है सभी सिरिंजेस में, फिर देखना है क्या होता है। एक गैस हमने भरी थी, एक लिक्विड था, एक सॉलिड था, हमें देखना है क्या होता है। यहाँ से देखते वी वी हैव ऑब्जर्व वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैस क्या हाईली, मतलब तुरंत बिल्कुल भी दम नहीं लगानी पड़ेगी, तुरंत कंप्रेस हो जाता है पिस्टन, जबकि सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो भी जो आप देखते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल वालों के पास ऑक्सीजन कमी है, तो वो जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर होते हैं वो सब कंप्रेस्ड गैस होते हैं, और ये LPG गैस भी ये कंप्रेस्ड गैस है, यही चीज़ है। और जो हम घर में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, तो ये सब कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड फॉर फ्यूल दीज डेज, मतलब इन व्हीकल। नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो आज के समय अपनी गाड़ियों में फ्यूल की तरह काम कर रही है, एक तरह से उससे गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गैसेस क्या है, मतलब हाईली कंप्रेसिबल है, कि हम उसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस क्या है कंप्रेस की जा सकती है, ज़्यादा कंप्रेस करेंगे वो लिक्विफाइड होने लगेगी इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजी, हम ज़्यादा गैस को एक जगह से दूसरी जगह कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से। वी कम टू नेट नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन, हमें ये पता चल जाता है विदाउट इवन इंटरिंग, हमें आसानी से पता चल जाता है कि किचन में क्या बना रही हैं हम आज। क्यों ऐसे पता चल जाता है, क्योंकि जो बनाती हैं उसके हमें अपने नाक तक हमारे उसकी खुशबू पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, कैसे अपने पास पहुंचती है, वो डिफ्यूजन होता है इस वजह से पहुंच जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द किचन। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, मतलब फूड का जो अरोमा होता है जो उसमें मिक्स होता है विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, किचन से निकलते हैं, किचन में फैलते हुए अपन तक पहुंच जाते हैं, इवन फर्दर अवे, और ज़्यादा दूर तक भी चला जाता है, कई बार घर से भी बाहर लोग पूछते हैं क्या बनना है आज आपके यहाँ। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड, मतलब हॉट गर्म खाने को पके हुए के उसकी तो और अपने पास महक तुरंत आ जाती है, खुशबू जल्दी आने लगती है इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की आपको डिफ्यूज कंपेयर करना है, उसमें क्या होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ऐसा होता है क्योंकि इनके बीच में इनका हाई स्पीड होना पार्टिकल्स का और लार्ज स्पेस होना बिटवीन देम ये गैसेस का, सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ये दूसरी गैसेस में तुरंत डिफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल बहुत ही फास्ट, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा जगह रहती है और डिफ्यूजिंग होती है वेरी फास्ट, और क्या कहते हैं इनके बीच में जगह भी होती है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से इनकी पार्टिकल्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच में खाली जगह है तो तरह तरह मूव करते रहेंगे, नहीं रहेगी जगह तो अपनी जगह बैठे रहेंगे। हैं अब बस है 3-4 सीट है तो ये यूं बैठोगे, हैं बस में जा रहा हो जगह है, अब गाड़ी में एक कम ही जगह है, सब बैठे हैं 4 लोग के बैठने की जगह
है तो चौथे तुम हो तो बिल्कुल शांति से बैठोगे, अगर नहीं होगी जगह तो अब इधर बैठोगे उधर बैठोगे, यूं घूमोगे वूं घूमोगे, तो ऐसा होता है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। उनको देखो रैंडमली हाई स्पीड में वो मूव करते हैं, वो भी अपन से ज़्यादा तेज होते हैं। तो क्या कहते हैं, इनकी खाली जगह तो रैंडमली कहीं भी उठते बैठते हैं, बिल्कुल हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स hit each other and also walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. कि हमें पर यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर कर रहा है वो भी हमें पता चलता है इन गैसेस की वजह से, कि हम उसे मेजर करना पड़ता है, कहीं ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाएगा तो कंटेनर फटने का डर भी रहता है, ये चीज़ रहता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में इफेक्ट और उसका चेंज। एक्टिविटी, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन बीकर। हमें 150 ग्राम आइस लेनी है बीकर में, एंड सस्पेंड इन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उसमें लेबोरेटरी का थर्मोमीटर इसमें डाल देना है। सो इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद आइस, और उसका बल्ब जो है आइस के कांटेक्ट में रहे। तो अब देखना है, ये चीज़ है थर्मोमीटर, ये हमने लगा दिया है, ये बीकर है अपना, इसमें आइस के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये बर्नर लगा दिया है, इसमें हीट चल रही है, तो हीट हो रहा है, क्या होता है ये देखना है। ये चीज़ है, ये थर्मोमीटर। ग्लास स्टेर है, स्टेरर है, मतलब घोलने वाला है, घोल जिसको घोलने के लिए यूज करते हैं। बीकर वाटर वही चीज़ है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, फिर वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, वही बता रहा है। वी आल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या वाटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में रह सकता है? सॉलिड में रह सकता है एज ए आइस, हाँ रह सकता है। वाटर सॉलिड हो सकता है एज ए आइस। लिक्विड हो सकता है, हाँ एज ए फेमिलियर वाटर, वाटर तो लिक्विड होता ही है। गैस में हो सकता है, हाँ कि वाटर वेपर बन सकता है। What happens inside the matter during the change of state? What happens to the particles of matter during change of states? मतलब क्या होता है उनके पार्टिकल के साथ ड्यूरिंग स्टेट बदलने में, जब स्टेट चेंज हो रहे हैं उनके पार्टिकल के साथ क्या होता है ये। व्हाट डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, मतलब हाउ डज, मतलब कैसे ये स्टेट का चेंज होना कैसे होता है, ये चीज़ देखना है। वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इजंट इट, हमें इसका आंसर जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं पूरा कैसे क्या है। ये वही चीज़ लिखी है। देखते हैं अब आगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। अब हम ये देख चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, ये सब समझ चुके हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, मतलब सॉलिड्स की भी जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ बताया, ड्यू टू द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जो आइस के जो क्यूब्स होंगे उनके अंदर के जो पार्टिकल वो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, और है द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो एनर्जी हमने और दे दी अलग से बाई हीट करके गर्म करके, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में जोड़ा था, आइस को बनाए हुए था, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे आइस के, तो वो पार्टिकल्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़े हुए थे, तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है धीरे धीरे। है ये इम्पोर्टेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। बिटवीन द पार्टिकल जो फोर्स लगा है ये कमज़ोर लगता है, इस वजह से और कमज़ोर पड़ने लगता है, तो और जो वाइब्रेट होते हैं तो फिर वो जगह छोड़ देते हैं। द पार्टिकल्स लीव द देयर फिक्स्ड पोजीशन, और पार्टिकल्स अपनी जो फिक्स जगह है उसे छोड़ देते हैं। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ये फ्रीली मूव करने लगते हैं। ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, और एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जो ऐसे इतने इतने ज़्यादा मूव करते हैं फ्रीली कि
ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जब सॉलिड क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ये चीज वो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये यहाँ ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। देखो ये लास्ट वाली लाइन देखो, ये क्या कह रही है, इसे दोबारा पढ़ो। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, जो कम से कम टेम्परेचर जो सॉलिड को पिघलाने के लिए चाहिए पड़ता है, और या उसमें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए पड़ता है जब कोई सॉलिड पिघल जाता है लिक्विड बनने के लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस कम से कम टेम्परेचर पे सॉलिड पिघलने लगता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। और मेल्टिंग पॉइंट ये भी बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मतलब कितनी मजबूती से स्ट्रेंथन है उनके अंदर के पार्टिकल, कितनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कितना है उनके बीच, ये चीज़ बताता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 कैल। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि इतना कितना टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है तो इतने में मेल्ट हो जाता है आइस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। और हम इसको फ्यूजन भी कहते हैं, जब कोई सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड कोई मेल्ट करता है तो ये ध्यान रखना उसका टेम्परेचर जो होता है उसका सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी को, तो यहाँ बताओ तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है, यही चीज़ बतानी है ना कि तो ये बताओ हीट एनर्जी कहाँ जाती है जब पूरे सॉलिड से लिक्विड में आ गया है, बदल गया, तो हीट एनर्जी कहाँ गई। तो इस चीज़ का आंसर देना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, हमने मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट आपने ये चीज़ ध्यान जरूर दी होगी कि जो टेम्परेचर है ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ, ये जब मेल्ट कर जाता है लिक्विड बन जाता है तब भी उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस मेल्ट हो जाती है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, और ऐसा तब भी होता है जब और हीट करते रहें तब भी ऐसा ही होता है। That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by converting the force of attraction between the particles. ये इसलिए होता है, ये हीट कहाँ जाती है ये बता रहा है कि द हीट गेट्स यूज्ड, जो हीट हमने दी होती है ये कहाँ यूज हो जाती है, ये ये यूज हो जाती है स्टेट को चेंज करने में। कैसे, वो ओवरकम कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब कम कर देती है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो उसको ओवरटेक कर जाती है, मतलब उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है तो इस वजह से टूट जाती है। तो ये उसको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में वो हीट चली जाती है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ये क्या है कि एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है आइस में तो शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, वो मतलब राइज टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड आया है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट उसे कहते हैं, उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं जितनी हमें आवश्यकता है लगती है किसी बीकर में रखे हुए सॉलिड को लिक्विड बना कन्वर्ट करने में, ये वो टेम्परेचर कहलाता है लेटेंट हीट। बस, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, मतलब आइस में एब्जॉर्ब हो गई और है और वो मेल्ट हो गई आइस, और लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो एनी राइज इन टेम्परेचर बढ़ा नहीं। हम ये मान लेते हैं कि ये छुप गई है बीकर के
अंदर जो भी रखा है उसके अंदर छुप गई, आइस रखा है तो उसके अंदर छुप गई है कंटेंट्स ऑफ द बीकर, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब आइस में गई, आइस में छुप गई तो आइस पिघल गई, हीट जब आइस के पास गई तो आइस के वाइब्रेट हुआ, फिर वाइब्रेट होने के बाद उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो और वाइब्रेट हो तो वो धीरे धीरे आइस पिघल जाती है। तो जितनी एनर्जी चाहिए पड़ती है आइस को पिघलाने के लिए उसे लेटेंट हीट कहते हैं, किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। हाँ हाँ, टेम्परेचर हमें पता नहीं चला और टेम्परेचर बढ़ा लेकिन वो उसके अंदर आइस के पास गया, आइस के अंदर गया और उसको पिघला दिया, और जबकि टेम्परेचर उतना ही रहा, बढ़ा नहीं, उससे ज़्यादा और नहीं बढ़ा, जबकि हम कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो पिघल गया। तो इसी चीज़ को वो हिडन हो जाता है एक तरह से, तो उसी लेटेंट का मतलब हिडन है। The amount of heat energy that is required to change 1 kilo of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is known as latent heat of fusion। ये चीज़ें समझ में आया आप सभी को कि हमें जितनी एनर्जी चाहिए पड़ती है 1 किलो सॉलिड को पिघलाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी हीट यूज होती है, जैसे 1 किलो सॉलिड है और उसे पिघला रहे हैं, वो एकदम से तो होगा नहीं कि तुरंत पिघल जाएगा। जितनी देर तक उसे पिघलाया गया, मतलब जितना टाइम लग रहा है, जितनी हीट उस टाइम पे यूज हो रही है, हैं तो प्रेशर एट उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उस नोन एज लेटेंट हीट। उस वक्त जो हीट हम दे रहे हैं वो वेस्ट जा रही है, दिख नहीं रही है हमें हीट, कहीं टेम्परेचर पड़ नहीं रहा, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो वो ये चीज़ बता रहा है कि पार्टिकल्स जो के वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, किसके मुकाबले? उन पार्टिकल्स के मुकाबले जो आइस में है उसी टेम्परेचर पर, ये चीज़ बता रहा है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी, ये यहाँ पे कह रहा है कि उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी और आइस के पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी होगी। ये चीज़ वो बता रहा है, क्योंकि लिक्विड क्या करेगा, जैसे वाटर है तो उसे लिक्विड से क्या करना है, वेपर बनना है, उसके लिए और ज़्यादा हीट लगेगी, लेकिन वो तो आइस है, उसे पिघलाओगे उसके पास कम एनर्जी है, वो जल्दी टूट जाएगा। ये चीज़ वो बता रहा है। जब वो आइस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड उसके बाद वो बनेगा तो देखो कितना हीट यूज हो रहा है, तो जब वो चीज़ यहीं पे सेकंड स्टेप पे तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ये चीज़ बता रहा है। वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं वाटर को तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, मतलब बहुत जल्दी फास्ट और जल्दी जल्दी मूव करते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक ही मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। मतलब आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उनके बीच में, उनको तोड़कर वो ब्रेक कर देती है और ब्रेक कर देती है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और इसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्या है, कन्वर्ट होने लगता है उसमें, गैसेस में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, और हाँ ये भी देखो, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल करना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor stage। मतलब इन पे इनफ एनर्जी आ जाती है कि ये अब आराम से रख के धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे, उसके बाद एनर्जी नहीं देंगे। जब कोई चीज़ उबल रही है उसके बाद पानी जैसे खौल गया है
तो उसे अब एनर्जी नहीं देंगे तो वो काफ़ी टाइम तक वो वाटर वेपर कन्वर्ट होते रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई नहीं बताता, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पर। कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी कितना अच्छा टीचर हो। अब वो वाटर वेपर उबल गया है, अब काफ़ी देर तक रखा है, तो वो धीरे धीरे अब उसे अब और हीट नहीं दे रहे हैं, छोड़ दिया है हमने, हीट देना बंद कर दिया है। तो उसी टेम्परेचर भी देखना धुआं निकलता रहेगा, वो उसके पास इनफ एनर्जी आ जाती है, वो वाटर वेपर निकलते रहते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर 373 100 डिग्री सेल्सियस, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor, have more energy than water at the same. इसमें यही बता रहा है कि वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, वाटर वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी है किसके मुकाबले, वाटर के इसी टेम्परेचर पे। क्यों है? क्योंकि वो थर्ड स्टेप में पहुंच गया है, लास्ट स्टेज है वेपर। हाँ, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि हमने उसे ज़्यादा एनर्जी दी है, मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराई है। ये चीज़ें बता रहा है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि उनके पास लेटेंट हीट की मतलब जितनी हीट उन्हें यूज हुई है कन्वर्ट होने के लिए, और वो छुपी रही, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था और हम दिए जा रहे थे और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया था, तो उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ नहीं आते, तो वो हीट जाके उसके अंदर तक स्टोर हो जाती है उसी चीज़ में। इसीलिए उसके वाटर वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए होती है। सॉलिड लिक्विड में हो जाता है हीट देने पर, लिक्विड को हीट देंगे तो गैसेस हो जाता है, गैसेस को कूल करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को और कूल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। ये है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर को हम एक दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं उसका टेम्परेचर चेंज करके। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हम हीट के द्वारा, हमने अभी पढ़ा कि हीट से हम कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं उनकी स्टेट को। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। जैसे कि कैम्फर आपने सुना होगा, कपूर जैसे सॉलिड का होता है, हाथ धुआं में आपस से उड़ जाता है, ये इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ये एक्टिविटी देखने की। वही एक्टिविटी इसमें बताया, देखो कैंपर है, चाइना डिश है, कॉटन पे लगे इन्वर्टेड पर ये मतलब बर्नर है, इसको थोड़ा सा बर्न करेंगे और बिना लिक्विड के कन्वर्ट हुए कपूर एयर में निकल जाएगा, यही चीज़ बताया गया है। और आज के नए ज़माने में वो चलने लगा है, वो सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बाजार में। अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? देखो आगे ना, सॉलिड कार्बन, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब इसको हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे भगवान का सीन देखोगे या आज के शादियों में यूज हो रहा है कि नीचे बढ़िया धुआं धुआं बादल सब बन जाता है, ये क्या, अपन देखते हैं कि ये क्या है, तो ये वही चीज़ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये कभी भी गौर करना, अपने घर में बताना कि ये मुझे चीज़ पता चली है, गूगल पर सर्च करना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये चीज़ है। तो ये शादी में यूज होता है। है ये डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ, हम एक एटमॉस्फेयर के प्रेशर कम कर लेंगे तो वो अपने आप अपना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, विदाउट कमी, वो लिक्विड में कमी नहीं होगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज ड्राई आइस। हम इसको, इसलिए हम इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance। अब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर डिटरमाइन करता है उसकी स्टेट को। वेदर इट विल बी सॉलिड, क्या वो सॉलिड होनी चाहिए, लिक्विड या गैसेस, सब कुछ ही निर्भर करता है प्रेशर और टेम्परेचर पर। ये देखो, लिक्विड से गैस में बनता है वेपराइजेशन,
और गैस से सॉलिड बनता है डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड बनता है फ्यूजन। देखो इस लाइन से समझो, सॉलिड से लिक्विड बना फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बना वेपोराइजेशन, और गैस से सॉलिड बना डिपोजिशन। अब इसी को उल्टा कर दो, सॉलिड से गैस बना सब्लिमेशन, अब गैस से लिक्विड बना कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बना क्या, सॉलिडिफिकेशन। ये चीज़ याद याद रखना। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है एवोपरेशन। एंड डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर? क्या हमें हमेशा हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को बदलने के लिए? कैन यू कोट some एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ? क्या है वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट a लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ डेली लाइफ का जिसमें बताया गया हो कि वेयर चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है, स्टेट बदल जाती है लिक्विड टू वेपर है, विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पे जाए हुए। तो ऐसा बताओ। हाँ, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब पानी को हम खुला छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि देखो लिक्विड है वो ज़्यादा क्या है क्या नहीं है, उसमें स्पेस बहुत है, तो उसके पार्टिकल्स क्या कहते हैं मूव करते रहते हैं। तो मूव करते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद हम देखेंगे, खुला छोड़ देंगे बाउल को, पानी के बाउल को, तो वो देखेंगे अपन लोग कि वो धीरे धीरे पूरा गायब हो जाता है, पानी कम हो जाएगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा। हैं वेट क्लॉथ ड्राई, हम गीले कपड़े सूखने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं स्लोली स्लोली। व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? क्या होता है तो हम देखते हैं, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। हमने ये देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, ऑलवेज मूविंग है, एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस। हाँ, इन एनी गैस और लिक्विड और सॉलिड, एक एक टेम्परेचर पर, चाहे वो गैस और लिक्विड हो या सॉलिड हो। है देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो ऊपर का पानी होगा उसके बाद ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे ये बाउल रखा है ये बाउल है, ये पूरा पानी से भरा है, तो ये क्या होगा, ऊपर का जो पानी होगा इस पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ये तो ये ज़्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, तो बाउंस कर रहे होंगे, तो ये धीरे धीरे एयर होगी, उसके ऊपर एयर होगी, तो वो एयर के साथ मिलके निकल जाएंगे, तो इस तरह धीरे धीरे कम होना है। हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, कम हो जाता है, टूट जाता है किसी पार्टिकल्स का, किसी पार्टिकल के साथ दूसरे पार्टिकल्स के साथ गेट्स कन्वर्टेड, एंड इसी तरह वो वेपर में बदल जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। इसी को हम एवोपरेशन कहते हैं। जैसे गर्मी में देखा होगा नदियाँ सूख रही हैं, इतनी गर्मी पड़ती है, धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी मिलती है हीट्स, तो इसी चीज़ को धीरे धीरे इसी को हम एवोपरेशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, ये पढ़ना है। देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। टेक हमें क्या करना है, 5 ml वाटर लेना है इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर विंडो। हमें टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है, उसको विंडो के पास रख देना है, और हम पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। टेक 5 ml वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, यानी कि कटोरे में लेना है या बाउल ले सकते हैं। कीप इट नियर विंडो और अंडर ए फैन, उसे पंखे और विंडो के करीब रख सकते हैं, लेकिन दोनों को सेम सेम जगह रखना। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, कीप इट इनसाइड कपबोर्ड और एन अ सेल्फ इन योर ग्लास, मतलब किसी अंदर डाइस के अंदर रख दीजिए, सेल्फ के अंदर रख दीजिए। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवोपरेशन प्रोसेस इन द
अब कैसे, अब एवोपरेशन कितने दिन में हुआ, कितने घंटे में हुआ, कितना टाइम लगा, ये चीज़ देखना है। इसमें से पानी गायब होगा और ये ज़रूर गायब होगा, और सबसे जल्दी गायब होगा चाइना डिश से, जो कि उसमें है, क्या कहते हैं, पंखे के नीचे रखी गई है। रिपीट द अब 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे, और बरसाती दिनों में उससे करिए रिकॉर्ड, उसमें भी यही सब देखिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी। तो इस चीज़ का आपका अवॉइड लगेगा कि सरफेस एरिया और टेम्परेचर और विंड की वेलोसिटी, स्पीड से क्या इफेक्ट होता है एवोपरेशन में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस विथ, कि रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज कर जाता है किससे, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें एवोपरेशन ज़्यादा जल्दी होता है। वी नोट दैट एवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। क्या एवोपरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, रेट ऑफ एवोपरेशन आल्सो इंक्रीजेस। मतलब सरफेस बढ़ा दिया जाए, सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया, तो एवोपरेशन का एरिया भी इंक्रीज होता है। जैसे वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग, अब जैसे हम क्लॉथ्स को हम ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, वी स्प्रेड देम आउट, उनको हम बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, तो जल्दी से एवोपरेट कर जाता है। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज से भी होता है, ऐसे सरफेस एरिया इंक्रीज होने से होता है एवोपरेशन इफेक्ट। टेम्परेचर से भी, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से भी ज़्यादा जल्दी होता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। मतलब ये समझ रहे हैं ना कि मतलब मोर पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है वेपर स्टेट में जाने के लिए। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम हो, मतलब ड्राई एरिया ज़्यादा हो। मतलब ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी समझ रहे हो ना, कि एयर में कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो चीज़ बताता है वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में। तो वो चीज़ जितना कम से कम हो तो और ज़्यादा जल्दी एवापोरेशन होता है, मतलब सूखी हवा हो एक तरह से। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफाइंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टाइम। द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवापोरेशन। और जब ऐसा हो, मतलब ज़्यादा पानी हो अपने चारों ओर की हवा में, तो एवापोरेशन क्या कम होगा। एन इंक्रीज इन स्पीड, विंड स्पीड, मतलब पानी की हवा, मतलब हवा की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये कॉमन चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है कि क्लॉथ्स ड्राई फास्टर। मतलब हमने ये देखा होगा कि कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं जब हवा ज़्यादा तेज़ चलती है। ये चीज़ हमने देखा होगा। जैसे हवा तेज चल रही है, वो हवा बार बार पार्टिकल से टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो, और वो अपने साथ पार्टिकल्स को ले जाएंगे, ये चीज़ होगा। द पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे विद द विंड, और वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वाटर के, वो विंड के साथ चले जाएंगे, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। हाँ, और वाटर वेपर डिक्रीज कर देंगे सराउंडिंग्स में, ये चीज़ होगी। एक मिनट के लिए रुकना, बस 1 मिनट। हाँ हाँ, हो गया। हाउ डज एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। हमें ये देखना है कि एवोपरेशन कैसे कूलिंग को बढ़ावा देता है, हम देखते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवोपरेटिंग, मतलब ओपन वेसल में लिक्विड जो है कीप एवोपरेटिंग होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर देते हैं सराउंडिंग से, टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द एवोपरेशन। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द, एक सेकंड रुकिएगा।
जल्दी से अब ये लास्ट टॉपिक भी कर लेते हैं। ये देखिए क्या रहे थे, हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ये एवोपरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है। इन एन ओपन वेसल, हम ये देखेंगे कि हम ओपन वेसल में लिक्विड कीप्स ऑन एवोपरेटिंग, मतलब लिक्विड्स एवोपरेट होता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है जो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवापोरेशन। है तो लिक्विड के जो पार्टिकल एनर्जी ऑब्जर्व करता है अपने सराउंडिंग से, तो इसलिए करता है क्योंकि जो लॉस्ट एनर्जी लॉस्ट करी थी उसने एवापोरेशन के कारण। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल। और यही एब्जॉर्ब जो करता है हीट, वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसी चीज़ को वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसी वजह से वहाँ ठंडक बढ़ने लगती है। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो वो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब वहाँ ठंडक ही तो बचेगी। तभी देखते हैं कि बारिश के मौसम में क्या जल्दी उम, मतलब ज़्यादा एयर ड्राई हो, तो मतलब हवा चलती है तो ठंडी, मतलब गर्म जगह से तो एकदम बढ़िया ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा ही चीज़ होता है, जब ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और हवा चल जाए कितना ठंडा फील हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी ने एवोपरेट किया, मतलब वाटर जो एवोपरेट हुआ, हवा चली तो एकदम ठंडा फील होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन योर pour some acetone nail polish remover on your palm। क्या होगा जब हम नेल पॉलिश अपने गद्दी पर लगा लें। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेंगे फ्रॉम योर, अपने पाम से, और सराउंडिंग से एवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और पाम क्या कहते हैं, अपने हाथ से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और सराउंडिंग से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। और हम कुछ देर बाद देखेंगे वो एवोपरेट होना शुरू करेगा, तो अपने हाथ पे बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा उस नेल पॉलिश के कारण से। क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो एवोपरेट होगा एनर्जी को लेके। तो जब वो एवोपरेट होगा तो हमें बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। आफ्टर ए हॉट सनी डे, मतलब एक गर्म दिन के बाद, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, मतलब छत पे पानी डालते हैं, ग्राउंड पे पानी डालते हैं, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हैज़ टू कूल द हॉट सरफेस। ऐसे लोग इसलिए करते हैं कि मतलब छत पे पानी डालते हैं, ग्राउंड में पानी डालते हैं, तो क्या होगा कि जो हीट है, लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन की, पानी की, तो वो क्या करती है, हैज़ टू कूल द हॉट सरफेस। हॉट सरफेस को ठंडा करने में उसकी मदद करती है, क्योंकि वो एवोपरेट हो जाएगा उस एनर्जी को लेके जो लेटेंट हीट जमा हो गई अंदर, जो एब्जॉर्ब हो गई थी अर्थ में। तो रूफ पे और ग्राउंड पे उस पर पानी डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगी, और वो उसी वाटर क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब करके ले जाएगा बाहर, तो उससे एब्जॉर्ब वो वेपर होके हीट बाहर चली जाएगी, और तो बस ठंडक बचे, तो इस वजह से ठंडक होगा एरिया में। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन। चलो देखते हैं कि हम मोर एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के दे पाते कि यहाँ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन से हो। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में गर्म कपड़े ही क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग समर, मतलब वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथिंग, मतलब हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में, ये कह रहा है वो। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, मतलब कि हम रेस्पायर बहुत ज़्यादा करते हैं सर्दियों में, तो हम ज़्यादा एयर जाएगी अंदर, तो हम ज़्यादा कूल रहते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग एवोपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। तो क्या होता है कि लिक्विड क्या करता है, अपने बॉडी से सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर देता है और फिर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट, वो जो हीट होती है वो लेटेंट हीट के बराबर होती है,
हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से ऑब्जर्व हो जाती है लिविंग द बॉडी। तो जैसे वो लीव करेगी बॉडी को तो अपन को ठंडक फील होगा। जब पानी अपने सर पे, मतलब जो वाटर मतलब लिक्विड है, लिक्विड एवोपरेट करेगा, जब पसीना आता है तो वो एवोपरेट करेगा धीरे धीरे तो अपनी बॉडी से, तो हीट एवोपरेट होगी अपनी बॉडी से भी, तो वो चीज़ क्या होती है, फिर हमें ठंडक फील होता है। पसीना आने के बाद हम देखेंगे ठंडक फील होता है हमें। ये देखो, बॉडी कूल, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मतलब जो अब कॉटन जो है वो ज़्यादा पसीना जो आ रहा है अब वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कॉटन। तो इस वजह से गुड एब्जॉर्बर है, तो इस वजह से पानी वो स्वेट जो है पसीना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और तो हमें ठंडक फील होगा। एक्सपोजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवोपरेशन, और फिर उसको जो कॉटन कपड़ा है वो आसानी से एवोपरेट कर देगा एयर में, तो हमें ठंडक फील होगी। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? हमें ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब जिस पानी की बोतल के अंदर ठंडा बर्फ रखी हो तो उसके पानी की बोतल के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर, मतलब टम्बलर में लेंगे तो आइस कोल्ड लेंगे, उसमें कोल्ड वाटर लेंगे, आइस भी लेंगे उसमें। सुन वी वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं टम्बलर के बाहर। देखना बोतल, कोई भी बोतल लेंगे प्लास्टिक की तो उसके बाहर चारों तरफ पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। है तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, हम देखा ह्यूमिडिटी, तो ऑन कमिंग इन कांटेक्ट, जब वो गैस के आप समझे, जो ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट है, मतलब जो एयर में पहले से वाटर वेपर, वाटर के पार्टिकल्स या वाटर वेपर के पार्टिकल्स जो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट हैं वो कांटेक्ट में आएंगे उस ठंडी बोतल के, हैं और ठंडी टम्बलर के, तो ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर जो ठंडी हम्म तो विद द ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर लूजेज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, अपनी वो गैस वाली स्टेट को छोड़ देंगे, एनर्जी लूज कर देंगे और किस में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी किसी भी टाइम हो तो आप इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम का हैंडल है। आपको कोई भी समस्या हो, कितनी भी टाइम हो, रात हो दिन हो, 12 बजे ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल एक बार मैसेज कर देना, एक बार हाय लिख देना, अपना डाउट लिख देना, पूछ लेना, ये मेरी आईडी है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो वो फ़ोन पे भी बात कर लेंगे। आपको पर्सनल कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम पे मुझे बताइएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। इस वजह से मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, फैमिली में शेयर करिए कि भैया ऐसा पढ़ाते हैं, मुझे इनसे पर्सनल गाइडेंस भी लेनी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ टाइम बाद अपने फेस रिवील भी करूँगा। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे होंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं अपना फेस रिवील करूँगा एक समय के बाद। और आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए, वीडियोस देखिए, शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। लेकिन हाँ बच्चों, ये ध्यान रखना, 9th है, अब आगे चल के आप 10th में आएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए चलना है, ताकि हमें 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई कठिनाई ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ हमें अभी से ध्यान रखना होगा। जैसे हम 9th में सोचते हैं कि हम मटर गश्ती कर लेते, पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब कम पढ़ाई करेंगे, तो ये चल जाएगा, ठीक है, 9th में कम मार्क्स आएंगे चल जाएगा, लेकिन 10th में तो जरूरी रहता है। सब लोग पूछते हैं तो हमें बताना पड़ेगा, क्या बताओगे फिर? तो हमें 9th में एक चीज़ ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, कि हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ पर आप लोग जैसा मुझे बताएंगे कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए मेरी गलतियाँ क्या है, मैं आपको
धन्यवाद कहूँगा। ये सब चीज़ें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या है कि बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिए। 9th में क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, आप एम बनाइए, कुछ आईआईटी में जाना है, अभी तो आप 9th में आए, अभी से गोल क्लियर कर लीजिए बिल्कुल, कि आपको आईआईटीज़ में जाना है, नीट में आईआईटी की प्रिपेयर करना है कि नीट की प्रिपेयर करना है, जिसकी भी तैयारी करना हो, आईएएस, आईपीएस बनना है, आपका एकदम लक्ष्य एकदम तैयार कर लो बिल्कुल। बिल्कुल ना किसी दोस्त यारी में चक्कर में पड़ो, बिल्कुल कुछ ना पड़ो किसी भी चक्कर दोस्त यारी, दोस्त फिर से आ जाएँगे, ये सब जो जा रहे हैं ना, अकेले बैठते होगे, अकेले रहते होगे तो अपना देखना, ये सब वापस आ जाएँगे। आप जिस दिन सफल होंगे, आज से बिल्कुल ये समझ लो 2 साल अभी 10 11 12 मतलब 4 साल मतलब अपने 10th में अच्छे मार्क्स आएँगे अपने दोस्त, लेकिन ये भी दोस्त कांटेक्ट मत छोड़िए उनसे, हमेशा जुड़े रहिए, बातें करते रहिए, स्कूल में रोज़ मिलिए, डेली स्कूल जाइए बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग डेली स्कूल जाइए, दोस्तों से बिल्कुल दोस्ती यारी में रहिए, लेकिन ज़्यादा उनके साथ कुसंगति नहीं करना, अपना दोस्ती दोस्ती रहेगी, लेकिन अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है बच्चों, और कुछ नहीं। भैया की तो यही सलाह है कि तुम लोग छोटे भाई हो, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना है, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद आप लोगों का।